Hi there, you're watching It's Not Fake, your one-stop show from Monday to Friday that gets you the critical analysis of the top 5 stories of the day. Let's get started with today's headlines. अवमानना मामले में बोले सुप्रीम कोर्ट से सीनियर वकील प्रशांत भूषण, कहा दया की अपील नहीं, जो सजा मिलेगी वो होगी मंजूर। राहुल गांधी का केंद्र पर निशाना, कहा 70 साल में पहली बार भारत नहीं दे सकता युवाओं को रोजगार, जो असहमत हैं वो 6 से 7 महीने का इंतजार करें। बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन को बड़ा झटका, जीतन मांझी की पार्टी हुई अलग, एनडीए में हो सकती है शामिल। लालू प्रसाद यादव के समधी चंद्रिका राय भी जेडीयू में होंगे शामिल। सुशांत सिंह राजपूत केस में मुंबई पुलिस कल सौंपेगी सीबीआई को दस्तावेज, जांच के लिए बनी 3 टीमें, नोडल अधिकारी भी हुए नियुक्त। और देश में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, एक दिन में रिकॉर्ड 9 लाख से ज्यादा हुए टेस्ट। सेरो सर्वे रिपोर्ट में दिल्ली में 29% लोगों में मिली एंटीबॉडीज। तो इन सारी खबरों को आपको एक एक करके बताएंगे, इसके पीछे का सच बताएंगे, इसका विश्लेषण करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से, और वो खबर है प्रशांत भूषण के अवमानना केस को लेकर। आपको ध्यान होगा कि 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को, जो लॉयर एक्टिविस्ट हैं, उनको दोषी करारा था। उनके 2 ट्वीट्स के लिए उनको ऊपर कंटेम्प्ट केस लगाया गया था और उसमें दोषी पाया गया प्रशांत भूषण को, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। लेकिन सेंटेंस, जो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट था, वो आज 20 अगस्त को सुनाया जाना था। लेकिन आज 2-3 दिन से ये खबरें चल रही थी कि प्रशांत भूषण रिव्यू पिटिशन फाइल करेंगे, और आज जब केस की सुनवाई शुरू हुई, 2 घंटे की सुनवाई चली, उसमें प्रशांत भूषण ने एक सबमिशन दिया है और उन्होंने उस सबमिशन में कहा है कि जो क्वांटम ऑफ सेंटेंस की जो सुनवाई है, यानी कि जो सज़ा की सुनवाई है, उसे किसी दूसरी बेंच को सौंपा जाए। जिसके बाद जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा है, और जो दुष्यंत दवे जो उनके लॉयर थे, उन्होंने कहा है कि ये तो एक बहुत ही इम्प्रॉपर चीज़ आप मुझे बोल रहे हैं कि किसी दूसरे बेंच को ये पूरे केस की सुनवाई दी जाए जहाँ तक सज़ा का मामला है। लेकिन जो बहस चली, 2 घंटे ये लंबी बहस थी, उसमें बहुत रोचक कुछ बातें सामने आई, बहुत ही इंटरेस्टिंग केस के आर्ग्यूमेंट थे। आपको सबसे पहले बताती हूँ कि प्रशांत भूषण ने अपने सबमिशन में क्या कहा है। एग्जैक्टली मैं उन्हें कोट करना चाहूँगी। उन्होंने कहा है कि आई एम पेन्ड एट बीइंग ग्रॉसली मिसअंडरस्टूड एंड ही कंसिडर्ड हिज ट्वीट्स एज एन अटेम्प्ट टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज़। यानी कि प्रशांत भूषण का उन्होंने सबमिशन में कहा है कि जो मैंने ट्वीट्स किए थे वो गलती नहीं है, बिल्कुल भी वो उसे गलत नहीं मानते, और वो उसे अपनी ड्यूटी समझते हैं, अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, इसलिए उन्होंने ये ट्वीट्स किए थे। और इसके अलावा जो बात उन्होंने कही है कि ओपन क्रिटिसिज्म इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द हेल्थ ऑफ एनी डेमोक्रेसी, यानी कि किसी भी लोकतंत्र के लिए आलोचना करना, किसी पर असहमति जताना, वो एक लोकतंत्र का हिस्सा है और उसे कायम रखना चाहिए, ऐसा प्रशांत भूषण ने अपने ट्वीट्स में कहा है। लेकिन उससे भी इंटरेस्टिंग है वो बात जो कि जस्टिस अरुण मिश्रा ने कही है। आपको बता दें, जस्टिस अरुण मिश्रा के अलावा जस्टिस BR गवी और कृष्णा मुरारी भी थे, जिन्होंने इस बात को कहा था कि ये बहुत ही इम्प्रॉपर चीज़ है। और एग्जैक्टली उन्होंने यही कहा कि यू आर आस्किंग मी टू कमिट अ क्राइम and it is an act of impropriety by saying that the argument on sentence be held by another bench। वो बात मैंने आपको ऑलरेडी बताई। लेकिन प्रशांत भूषण ने जो कहा है, उन्होंने ये कहा कि अपॉलजी वुड बी अ डेरेलिक्शन, यानी कि वो माफ़ी नहीं मांगेंगे। माफ़ी मांगने का मतलब है वो अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। आई डू नॉट आस्क फॉर मर्सी, उन्होंने इस बात को कहा है कि मैं माफ़ी नहीं मांगना चाहता हूँ, कोई दया नहीं मांगना चाहता हूँ, आपको जो भी सज़ा मुझे सुनानी है वो आप सुना सकते हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपने सबमिशन में कहा है। जिसको लेकर जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा कि आप बहुत अच्छे केसेस कर चुके हैं, कोर्ट इस बात को मानता है, और अगर आपने 10 अच्छे काम किए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी लक्ष्मण रेखा को ना समझें। आज भी जस्टिस अरुण मिश्रा ने लक्ष्मण रेखा की बात कही कि सोशल एक्टिविस्ट आप होंगे बहुत अच्छे, लेकिन आपको लक्ष्मण रेखा कहीं ना कहीं ड्रॉ करनी होगी। इस बात को जस्टिस अरुण मिश्रा ने इस 2 घंटे जो बहस चली थी उसमें इस बात को उन्होंने साफ कहा। और उन्होंने इस बात को भी बोला कि देयर इज़ अ लक्ष्मण रेखा for everything, why cross it? We welcome you pursuing good cases in public interest, but this is a serious thing। और उन्होंने इस बात को कहा कि मेरा 24 साल का लंबा करियर है और आज तक उस लंबे करियर में मैंने कंटेम्प्ट ऑर्डर किसी पर भी नहीं किया है। तो एक बार रिकंसिडर करने को बोला है, उस पर पुनर्विचार करने को प्रशांत भूषण को कहा गया है। 2 से 3 दिन का उन्हें वक्त दिया गया है। लेकिन जो प्रशांत भूषण का जो स्टैंड है
उन्होंने जस्टिस अरुण मिश्रा को क्लियरली बोला दैट आई मे रिकंसिडर योर लॉर्डशिप बिकॉज यू आर सेइंग इट बट इट विल नॉट चेंज। यानी कि प्रशांत भूषण का जो स्टैंड है, अगर 2 से 3 दिन बाद भी वो वापस ये मामला जब कोर्ट में आता है, जैसा कि रिकंसिडर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो मुझे नहीं लगता कि प्रशांत भूषण अपने स्टैंड को बहुत ज़्यादा चेंज करेंगे। उनकी लैंग्वेज में थोड़ा हेर फेर हो सकती है, थोड़ा सा फेरबदल वो कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि प्रशांत भूषण अपने स्टैंड पर जो अडिग हैं वो उस स्टैंड को लेकर कोई बदलाव उनमें देखा जाएगा। लेकिन जो पूरा मामला है वो एक तरीके से, जिस तरह से लॉयर्स ने बार बार कहा है कि जो कंटेम्प्ट लॉ है एक बहुत ही कॉलोनियल लॉ है और कोर्ट उसको गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, एक तरीके का फ्री स्पीच पर असॉल्ट है। देश भर के लॉयर्स हैं वो प्रशांत भूषण के सपोर्ट में आकर खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा है कि इस तरीके से तो जो लॉयर्स हैं उनकी आवाज़ को भी दबाया जा रहा है और वो कुछ भी कहने से डरेंगे। तो ये एक बहुत ही पेचीदा मामला हो गया है। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2 से 3 दिन का टाइम प्रशांत भूषण को रिकंसिडर करने के लिए दिया गया है, लेकिन प्रशांत भूषण क्योंकि अपने स्टैंड पर कायम है, तो ऐसा लगता है कि जो भी सज़ा आप सुनाई जाएगी, सज़ा में 2 ऑप्शंस हैं, या तो 2000 रुपये का उन पर पेनल्टी लगेगी या 6 महीने की सज़ा होगी या दोनों हो सकती है। तो अब देखना होगा कि जो क्वांटम ऑफ सेंटेंस है उस पर सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। लेकिन आपको बता दें कि बहुत सारे जजेस भी हैं जो इस समय प्रशांत भूषण के सपोर्ट में हैं और आज जस्टिस कुरियन जोसेफ ने भी उनके सपोर्ट में ही बहुत सारी बातें लिखी हैं और कहा है कि जुडिशरी को अपने आप सोचना चाहिए। तो पूरा मामला फ्रीडम ऑफ स्पीच और कंटेम्प्ट लॉ के बीच में आकर एक तरीके से बिल्कुल अटक गया है। अब इस पर इंटरेस्टिंग होगा देखना कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, क्योंकि अगर प्रशांत भूषण की छवि इसमें इन्वॉल्व है तो कहीं ना कहीं जजेस का कॉन्डक्ट, जजेस की छवि, कोर्ट क्या कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच और कंटेम्प्ट के बारे में, उस पर भी एक बड़ा ऑब्जर्वेशन आएगा और एक इम्पॉर्टेंट मैसेज आएगा। तो इस पर आप बने रहिएगा और इस खबर को मैं आपको बताती रहूँगी। इस पर आपका क्या फीडबैक है ज़रूर बताइएगा। मैं आगे बढ़ती हूँ। हमारी दूसरी खबर राहुल गांधी का जो एक वीडियो आज आया है उसको लेकर है। उस वीडियो में आज राहुल गांधी ने खुले शब्दों में इस बात को कहा है कि 70 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो देश के युवा हैं उनके पास नौकरियाँ ना हों। और उन्होंने कहा है कि इस समय जो मौजूदा हालात हैं, मुझे नहीं लगता कि देश इन सारे युवाओं को नौकरियाँ दिला पाएगा। और उन्होंने ये भी इस बात को कहा कि मीडिया ने मेरा मजाक उड़ाया था जब मैंने कोविड-19 के बारे में कहा था। फिर उन्होंने ये भी कहा कि तब पहले भी मजाक उड़ाया था और आज मैं फिर से ये कह रहा हूँ कि इस समय की जो सरकार है वो देश के युवाओं को जॉब्स नहीं दे सकती है। और उन्होंने इस बात को कहा कि अगर आप मेरी बात नहीं मानते हैं तो ज़्यादा नहीं, आप 6 से 7 महीने सिर्फ इंतज़ार करें और फिर देखें कि युवाओं को इस देश में नौकरी मिलती है या नहीं मिलती। आपको कुछ आंकड़े बता दें जिसके बारे में कल भी उन्होंने ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था कि करीब 2 करोड़ लोगों ने अपनी नौकरियाँ गंवाई हैं पिछले 4 महीने में। तो ये जो 2 करोड़ लोगों के जो परिवार हैं, आज उनका क्या होगा, उनका भरण पोषण कौन करेगा? इस तरीके के सवाल राहुल गांधी लगातार उठाते आए हैं। इसके अलावा जो उन्होंने ये बात भी कही कि जो बेरोज़गारी है और जो अर्थव्यवस्था की असली पिक्चर है, आप उसको फेक न्यूज़ की आड़ में नहीं लोगों को बहका सकते, नहीं मिसलीड कर सकते। इस बात को भी राहुल गांधी ने कहा है। उसके अलावा उन्होंने जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के जो बेनिफिशरीज़ हैं, उन्होंने कहा था कि हमने डिमांड की थी कि उस लिस्ट के बेनिफिशरीज़ की जो एक्सपेंशन है वो होना चाहिए, उस लिस्ट को बढ़ाना चाहिए, लेकिन सरकार ने उस लिस्ट को नहीं बढ़ाया, जिसके चलते लोगों को राशन नहीं मिला और इतनी बड़ी हमने महामारी में लोगों को भूखे मरते हुए देखा। तो ये सारी बातें राहुल गांधी ने समय समय पर कही है, लेकिन सरकार का जो स्टैंड है कि नहीं, उसने बहुत कदम उठाए हैं, बहुत सारे रिफॉर्म मेजर्स लिए हैं, लेकिन बार बार जो कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल इस बात को उठा रहे हैं कि इमीडिएट रिलीफ के लिए सरकार क्या कर रही है, तो मुझे नहीं लगता कि सरकार के पास इसका कोई जवाब है। अब तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में एक नया वॉर बिल्कुल छिड़ गया है और वो फेसबुक को लेकर है कि जिस तरह से फेसबुक ने हेट स्पीचेस बीजेपी लीडर्स के नहीं उठाए हैं, तो आज भी उस वीडियो में राहुल गांधी ने इस बात को मेंशन किया है कि जो असलियत है बेरोज़गारी की और जो असलियत है खराब अर्थव्यवस्था की, उसको आप फेक न्यूज़ फेसबुक पे पेडल करके आप इस असलियत को नहीं छुपा सकते। तो लगातार राहुल गांधी का प्रहार सरकार पे चल रहा है और अलग अलग तरीके से, वो चाहे वो कोविड-19 का मामला हो, चाहे अर्थव्यवस्था का मामला हो, इंडो चाइना स्टैंड ऑफ का मामला हो, वो समय समय पर अपने वीडियोज़ को पोस्ट करते आए हैं और बात कहते चले आए हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि मोदी सरकार अभी भी उन्हें बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेती। अब क्यों नहीं लेती, इस पर आपका फीडबैक का ज़रूर मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आगे चलती हूँ। हमारी अगली खबर बिहार चुनाव से संबंधित है
और आज बिहार का जो महागठबंधन है यानी कि ग्रैंड अलायंस, उसको एक बड़ा झटका लगा है क्योंकि महागठबंधन का एक महादलित फेस जीतन राम मांझी, जो कि पूर्व बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के अध्यक्ष हैं, आज उन्होंने महागठबंधन का साथ छोड़ दिया। उन्होंने अब वो उन्होंने जेडीयू ज्वाइन करने की बात कही है कि वो जेडीयू ज्वाइन करेंगे और इनकी जेडीयू और जीतन राम मांझी के बीच में बातचीत लगभग 1.5 से 2 महीने से चल रही थी और बातचीत से अटकलें लग रही थी कि जेडीयू शायद वो ज्वाइन कर लेंगे या एनडीए ज्वाइन करेंगे। लेकिन आज सवाल ये उठता है कि सारे जितने भी इस समय पॉलिटिकल लीडर्स हैं, चाहे वो जेडीयू के तरफ के हों चाहे आरजेडी के तरफ के हों, क्योंकि चुनाव सिर पर है, 29 नवंबर तक जो चुनावी प्रक्रिया है उसे पूरा होना है। तो ऐसे में जो सारी जो पार्टी के जो दल बदल की जो एक प्रक्रिया है वो इस समय सामने नज़र आ रही है। अभी शाम रज़ाक आपने देखा था 3-4 दिन पहले ही उन्होंने जो जेडीयू में इंडस्ट्री मिनिस्टर से उन्होंने आरजेडी ज्वाइन कर लिया। फिर उधर 3 जो आरजेडी के विधायक हैं आज उन्होंने सदस्यता ली है जेडीयू की। चंद्रिका राय उनमें से एक हैं, फराज फातमी और जयवर्धन यादव। अब चंद्रिका राय एक मुख्य नाम आता है क्योंकि चंद्रिका राय लालू यादव के समधी हैं और इनकी जो बेटी थी उससे लालू यादव के जो बेटे तेज प्रताप हैं उनकी शादी हुई थी, उसका डिवोर्स केस का मामला था। तो रिश्तों में दरार ऑलरेडी पड़ चुकी थी लालू यादव और चंद्रिका राय के बीच में। तो ये फेरबदल के बीच में अब आपको कुछ गणित समझा देते हैं कि जीतन राम मांझी का महागठबंधन से जाना कितना बड़ा झटका है। आइए उसे समझते हैं। अब आपको बता दें जो 2015 में चुनाव हुए थे तो हम यानी कि हिंदुस्तान आवाम मोर्चा ने 20 सीटों पर कॉन्टेस्ट किया था जिसमें एक वो जीते थे। लेकिन अब कितना बड़ा लॉस है जीतन राम मांझी का, तो वो कुछ आंकड़े मैं आपको बताना चाहती हूँ, उससे आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होगा कि बिहार में जो शेड्यूल कास्ट है, अनुसूचित जाति की जो आरक्षित सीट्स हैं वो 38 सीट्स हैं और 2015 में आरजेडी ने 14 सीट्स पर अपनी जीत दर्ज की थी, जेडीयू ने 10 सीट्स पर जीत दर्ज की थी, कांग्रेस 5, बीजेपी 5 और अन्य दलों ने 4 सीटों पर दर्ज की थी। अब मांझी का गठबंधन से जाना, क्योंकि जीतन राम मांझी एक बड़ा महादलित फेस माने जाते हैं और लेकिन सवाल ये उठता है कि आप कुछ एक्सपर्ट से बात करिए तो उनका ये मानना है कि शाम रज़ाक जो वापस आरजेडी में गए हैं वो शायद मांझी की भरपाई कर पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप ऑन द फेस ऑफ पॉलिटिक्स अगर आप देखें तो रामविलास पासवान और जीतन राम मांझी अपने आप में बड़े लीडर्स माने जाते हैं, बड़े दलित फेसेस माने जाते हैं। अब क्या शाम रज़ाक इसकी भरपाई कर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल आज महागठबंधन को एक बड़ा झटका इस समय ज़रूर मिला है। अब आगे की रणनीति क्या होगी, लेकिन जीतन राम मांझी ने कई बार अपनी जो प्रोटेस्ट है वो जताई है। सोनिया गांधी से भी वो मिलकर आए थे और बार बार वो इस बात को कहते चले आए कि उन्होंने एक कोऑर्डिनेशन कमेटी की डिमांड की थी, क्योंकि जितने भी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं महागठबंधन में बिहार के, चाहे वो आरजेडी हो, कांग्रेस हो, हम हो, आरएलएसपी हो, वीआईपी हो, ये सारी पार्टीज़ के लिए एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाए, ऐसा जीतन राम मांझी कहते चले आए थे। और ये कोऑर्डिनेशन कमेटी चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट का फैसला करेगी। जीतन राम मांझी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी कि यूनिलैटरल डिसीजन महागठबंधन से हो गया कि उनका जो चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट है वो तेजस्वी यादव होगा। तो बार बार तेजस्वी यादव की जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है उसको लेकर बार बार वो सवाल उठाते आए हैं और आज जब बिल्कुल पानी सिर से निकल गया तो उन्होंने आज गठबंधन से अपना नाता तोड़ लिया है। अब लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या जीतन राम मांझी इज ही गोइंग टू मर्ज हिज पार्टी विच इज़ HAM विथ NDA or with the JDU or he continues to be an ally of NDA? ये एक बड़ा सवाल है। अब इस पर जीतन राम मांझी क्या कहते हैं इस पर हमारी नज़र बनी होगी। लेकिन बिहार की इस पूरी चुनावी प्रक्रिया पर आपका क्या सोचना है, फीडबैक दीजिएगा। मैं आगे चलती हूँ। अगली खबर सुशांत सिंह राजपूत के डेथ केस को लेकर है। कुछ नए डिटेल्स आ रहे हैं। आपको ध्यान होगा कि कल सुप्रीम कोर्ट ने CBI को हरी झंडी दे दी है। तो आज शाम CBI और इसकी जो SIT की टीम है आज वो रात को मुंबई पहुंच रही है और कुछ डिटेल्स जो सामने आए हैं वो आपसे शेयर करना चाहूँगी। आज शाम को ये टीम पहुंच जाएगी। जो मुंबई की SIT टीम है वो बिल्कुल एक्शन मोड में है और जो डिटेल सामने आए हैं वो ये है कि 3 CBI की अलग अलग टीम बनाई गई हैं और हर टीम में
3 मेंबर्स होंगे। अब ये तीनों टीम्स क्या करेंगी? एक जो टीम नंबर 1 है वो डॉक्यूमेंट्स और केस डायरी देखेगी सुशांत राजपूत की मौत के। दूसरी जो टीम है वो रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करेगी और उनके परिवार वालों से पूछताछ करेगी। और जो तीसरी टीम है सीबीआई की, वो भी एक उसकी बहुत अहम भूमिका होगी, क्योंकि ये जो तीसरी टीम है सीबीआई की वो बॉलीवुड की जो दुनिया है उससे पूछताछ करेगी। दुबई का जो माफिया का एंगल है उसको थोड़ा सा उस पर छानबीन करने की कोशिश करेगी और देखेगी कि उसमें से क्या चीज़ें बाहर निकल कर आती हैं। और इसके अलावा जो डिटेल्स आ रहे हैं कि सीबीआई की टीम वो ये भी जानना चाहती है कि सुशांत की बैंक अकाउंट और रिया के बैंक अकाउंट से जो भी खर्च हुआ है, जिस तरीके के भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं, उनके डिटेल्स सामने आने की बात कही गई है, उस पर पूछताछ होगी। इसके अलावा जो सुशांत राजपूत के साथ फ्लैट में जो उनके जो लोग रहते थे उनसे भी पूछताछ करेगी ये सीबीआई की टीम। अब ऐसे में बीएमसी का एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैंड है। आपको ध्यान होगा कि पिछले दिनों जब विनय तिवारी जो बिहार पुलिस के जो ऑफिसर थे वो गए थे, उन्हें क्वारंटीन कर लिया गया था। तो आज सीबीआई की टीम, इसके पहले कि वो मुंबई पहुंचे, बीएमसी के ऑफिशियल्स ने ये कह दिया है कि हम सीबीआई की टीम को क्वारंटीन नहीं करेंगे, इसके लिए उन्हें स्पेशल परमिशन दी गई है। तो इससे एक तरीके का क्लाइम डाउन माना जाएगा ऑन द पार्ट ऑफ द उद्धव ठाकरे गवर्नमेंट। लेकिन आपको ये भी बता दें कि जो ये एसआईटी की टीम है ये एक बहुत ही एलीट टीम मानी जाती है, एलीट एंटी करप्शन यूनिट। और इस टीम ने बहुत हाई प्रोफाइल केसेस हैंडल किए हैं, जैसे विजय मल्ल्या का केस, कोल स्कैम का केस, अगुस्ता वेस्टलैंड का केस। और इसी टीम ने एक्स्ट्राडाइट किया था क्रिश्चियन माइकल को, जो कि अगुस्ता वेस्टलैंड के केस में पकड़े गए थे। तो एक बहुत ही कॉम्पिटेंट टीम जो सीबीआई की है वो अब इस पूरे केस की छानबीन करेगी। और सुशांत राजपूत की मौत, क्या वो आत्महत्या है या क्या वो एक मर्डर था, इसको अब ये पूरी टीम इसी बात की छानबीन इस पर करेगी। लेकिन सबसे पहले जो खबरें मिल रही हैं कि जो आत्महत्या का एंगल है उसे पहले रूल आउट किया जाएगा कि क्या वाकई में वो आत्महत्या थी या नहीं थी। तो इस पर आपका क्या सोचना है, फीडबैक दीजिएगा। लेकिन ये केस अब नए नए एंगल्स, जिस तरीके से अभी नए मोड़ रोज़ ये केस ले रहा था, तो अब सीबीआई की जब जांच शुरू होती है तो उसके बाद भी कोई ना कोई नया पेच केस में ज़रूर सामने आएगा। तो इस पर बने रहिएगा। आपका क्या फीडबैक है बताइएगा। मैं अपनी आखिरी खबर की ओर चलती हूँ और वो खबर कोरोना मामले से जुड़ी हुई है। अब आपको बता दें कि इस समय केरला एक बहुत ही चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि केरला ने बहुत अच्छे से कोरोना को टैकल किया था। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं कि केरला इज़ वन ऑफ दो स्टेट्स वेयर द केसेस आर राइजिंग एट अ वेरी हाई स्पीड। केरला के अलावा महाराष्ट्र और यूपी ने भी सिंगल डे की जो स्पाइक है वो दर्ज की है। यूपी में जैसे 5,000 एक दिन में केसेस आए हैं, महाराष्ट्र में 13,000 केसेस सामने आए हैं। और पूरे देश में आपको बता दें कि लगभग 70,000 केसेस इस समय पिछले 24 घंटे में दर्ज हुए हैं। जो केंद्रीय मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने पॉजिटिव टेस्ट किया है। और उसके अलावा जो खबरें हैं कि दिल्ली का जो सेकंड सेरो सर्वे है उसके रिजल्ट सामने आए हैं। पहले रिजल्ट में आपको ध्यान होगा कि 23% लोग ऐसे पाए गए थे जिनमें एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं। जो सेकंड सेरो सर्वे के रिजल्ट जो आए हैं, जो कि 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच में किया गया था, इस रिजल्ट के मुताबिक आपको बता दें कि दिल्ली की जो आबादी है वो 2 करोड़ की आबादी है। और 2 करोड़ लोगों में से 29% पीपल have shown that they have a presence of antibodies, यानी कि 60 लाख लोग दिल्ली में 2 करोड़ की आबादी में ऐसे हैं जिनमें कोरोना की एंटीबॉडीज़ पाई गई हैं। अलग अलग एज ग्रुप्स में ये सर्वे हुए हैं, लेकिन ये एक बहुत ही चौंकाने वाला रिजल्ट है। लेकिन आपको ये बता दें कि जो ये सेरो सर्वे है, इसका जो पहला सर्वे हुआ था वो जून 27 और जुलाई 10 के बीच में हुआ था। तो ये जो सेरो सर्वेज हैं ये एक इंडिकेशन देते हैं सरकार को, ये बताते हैं कि आपकी आगे की रणनीति क्या होगी। लेकिन जो बार बार हम ये बात कहते हैं कि क्या हर्ड इम्यूनिटी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि नहीं, अभी हम हर्ड इम्यूनिटी लेवल पर नहीं पहुँचे हैं। इसका मतलब ये है कि डेंजर अभी भी बना हुआ है, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन अभी भी बना हुआ है। तो अब सरकार जो सेरो सर्वे के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसके मुताबिक अब रणनीति तय हो रही है। लेकिन बड़ा सवाल अभी यही बना हुआ है कि जो वैक्सीन है कोरोना का वो कब आएगा। ये सारे बड़े सवाल इस समय सामने हैं। लेकिन ऐसा कहना कि लोग एहतियात ना बरतें, आराम से निकल सकते हैं, आराम से घूम सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। रिस्क ऑफ इन्फेक्शन अभी भी बना हुआ है। इस पर आपका क्या सोचना है, फीडबैक दीजिएगा। इट्स नॉट फेक की 5 बड़ी खबरों में इतना ही। यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर @neelu317. There's an email ID flashing on your screen. You can send us your feedback on that particular ID. Thanks for watching. It's not fake.